बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो हमारा था प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट ऑफ फंक्शन। हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि कौन कौन से ऐसे असूल हैं जिस पे हम लोग जो हम लोग परफॉर्म करवाते हैं, करवा के हमें पता चलता है कि इस पेशेंट की टेस्ट ऑफ फंक्शन करवाते हैं कि इस पेशेंट में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसफंक्शन है, सब कुछ। जिसमें हम लोगों ने पहले क्वांटिटी ऑफ मोशन पढ़ा है, जिसमें हम लोग हाइपर मोबिलिटी और हाइपो मोबिलिटी चेक करते हैं। और उसके बाद हमने मैनुअल ग्रेडिंग पढ़ी। और वन थिंग कीप इन माइंड कि मैनुअल ग्रेडिंग इस स्केलेटन बोर्ड में दो दफ़ा मैनुअल ग्रेडिंग आई है। एक दफ़ा है मैनुअल ग्रेडिंग विद रेटोरिक मूवमेंट, और दूसरा है मैनुअल ग्रेडिंग जो है वो हमारी ट्रांसलेटरिक मूवमेंट की है। जो ग्रेडिंग मूवमेंट है ना, रेटोरिक मूवमेंट की जो ग्रेडिंग है, जो 6 ग्रेड्स हैं, 0 to 6 स्केल्स हैं, वो हमारे पेज नंबर 45 पे हैं। और दूसरे जो ग्रेड्स हैं हमारे पास, ग्रेड्स ऑफ ट्रांसलेटरिक मूवमेंट, वो 39 पेज पे है। काइंडली एक छोटी सी बात अपने थोड़े से इस माइंड में डाल दें कि ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये कि कौन कौन से ग्रेड पूछे गए हैं, क्या ग्रेड रेटोरिक मूवमेंट के पूछेंगे या ट्रांसलेटरिक मूवमेंट के पूछेंगे। क्योंकि मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जो कर चुकी हूँ गलती। इसीलिए जो चीज़ मैंने गलत की है वो मैं कहती हूँ कि आप भी ना गलत करो। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसलेटरिक मूवमेंट के ग्रेड्स लिखे, तो वो ग्रेड 3 ही है, जिसमें ट्रांजिशन जोन और वो दूसरा जोन आ जाता है, स्लैग जोन, ट्रांजिशन जोन और ग्रेड जोन, हाइपरमोबिलिटी ये। बट अगर आपके पास रेटोरिक मूवमेंट के आ जाते हैं, जिसमें हाइपरमोबिलिटी नॉर्मल होते हैं, वो स्केल दिए हुए हैं, वो क्या है हमारे पास 0 to 6। इसमें हम हाइपर मोबिलिटी और हाइपर मोबिलिटी की वो बताते हैं रेंज कितनी है, कि ज़्यादा हाइपर मोबाइल है तो कौन सा ग्रेड हम यूज़ करते हैं। और वो वाले जो ग्रेड है वो हम लोग ट्रांसलेटरिक मूवमेंट में यूज़ करते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो हम लोगों ने एंड फील पढ़ा। जिस लास्ट टॉपिक जो थे उसमें से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो थे एंड फील। इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसमें फिजियोलॉजिकल एंड फील और पैथोलॉजिकल एंड फील, जो हमेशा एक स्किल्ड प्रैक्टिशनर को पता चलता है कि यहाँ पे इसकी एंड फील हो रही है, यहाँ पे इससे आगे मूव नहीं हो सकता जॉइंट, इसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गई है। और सेकेंडली पैसिव मूवमेंट करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एंड फील क्या होती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कि एलिमेंट ऑफ टेस्ट फंक्शन, कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे हम लोग टेस्ट फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। फंक्शन के इस पेशेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये कौन सारे जितने भी टेस्ट करवाएंगे उससे हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट का डिसफंक्शन क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाने और किस तरह से करवाने, आज हम वो पढ़ेंगे। तो ये पेज नंबर हम लोग 48 पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 48 पे इन्होंने अब पढ़ना है हम लोगों ने क्या क्या एलिमेंट ऑफ फंक्शन क्या क्या है हमारे पास। पहले तो एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट है, फिर हम टेस्ट रोटोरिक मूवमेंट है, और लास्ट में ट्रांसरोटोरिक जॉइंट प्ले टेस्ट है। ये 3 टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले कौन सा टेस्ट है, एक्टिव और पैसिव रेटोरिक मूवमेंट। सेकंड क्या है, टेस्टिंग रेटोरिक मूवमेंट में कौन कौन सी टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांसरोटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट टेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्टिव मूवमेंट है। एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है कि हमें पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए होता है। हमें पेशेंट को बताना होता है कि आप इस तरह मूव करें अपने लिम्ब को, अपनी बॉडी को, या जिसका हमने टेस्ट करवाना है, जहाँ पे उसने कंप्लेन किया है कि मुझे इस तरह पेन होती है या इस तरह मुझे इसमें डिसफंक्शन है, तो हमने चेक करना है कि किस खास जगह पे क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग को परफॉर्मेंस करवाने के लिए सबसे पहले पेशेंट को क्या कहना है कि आप एक्टिवली मूव करें, चाहे वो लिम्स है या चाहे वो स्पाइन है या चाहे जो भी है, उसमें हम लोगों ने उसको पेशेंट को सबसे पहले एक्टिवली मूव करवाना है। एक्टिवली मूव नहीं कर सकता, जब हमने देखना है कि वो एक्टिवली मूव नहीं कर सकता, देन हम लोगों ने क्या करना है, किस पे आना है, पैसिव मूवमेंट पे। क्योंकि जब एक्टिवली मूव करेगा तो अगर वो कर सकता है मूवमेंट, लेकिन उसमें अगर कुछ भी डिसफंक्शन हो, एक्टिवली मूव करने में एक स्किल प्रैक्टिशनर जो होता है, एक स्किल फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उसको पता चल जाता है कि इस पर्सन में क्या प्रॉब्लम। बट इसमें हम लोगों ने बट जब क्या होता है कि जब हम टेस्ट फंक्शन ये कर रहे होते हैं, एक्टिवली वो मूवमेंट कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसकी यहाँ पे, बट हम लोगों ने खुद से उसको मूव करवाना है, ताकि मोर क्लियरली हमें पता चले कि इस पेशेंट को क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसकी डिफरेंस आ रहा है जब वो एक्टिव मूव कर रहा है और जब हम लोग खुद मूवमेंट करवा रहे हैं, तो तब क्या मसला आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव मूवमेंट करवाते हैं। पैसिव मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है। जैसे एक दफ़ा तो हमने उसने खुद मूव किया तो उससे मूव आधा हुआ, पूरा नहीं हुआ,
तो उसका क्या मतलब है कि जब हम लोग पैसिवली मूव करवाएंगे तो उसका जो जॉइंट है वो हाइपोमोबाइल है, वो जॉइंट कम्प्लीटली रेंज कंप्लीट नहीं कर रहा, अपनी रेंज कंप्लीट नहीं कर रहा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे कि उसको अपनी खुद से अपनी मूवमेंट जो हम लोगों ने परफॉर्म करवानी है वो हम खुद करवाएंगे पैसिवली, ताकि इजीली हो सके। और तब भी नहीं होती जिसमें, तो इसका मतलब है कि आप जो आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया वो पॉजिटिव है। उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने इसमें हम लोग क्या करवाते हैं कि स्टैंडर्ड मूवमेंट करवाते हैं और कंबाइंड मूवमेंट करवाते हैं। और स्टैंडर्ड और कंबाइंड मूवमेंट का डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड मूवमेंट होती है सिंगल मूवमेंट, सिर्फ एक सिंगल मूवमेंट होती है, एक प्लेन में होती है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं जैसे फ्लैक्शन एक्सटेंशन हो गई, फ्लैक्शन एक प्लेन में होती है, एक्सटेंशन एक प्लेन में होती है। उसके बाद एबिडक्शन, एडक्शन, रोटेशन सब कुछ अपने अपने प्लेन में होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, और स्टैंडर्ड मूवमेंट में ही हम लोगों को पता चलता है पेनफुल आर्क। अब पेनफुल आर्क क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ये दूसरा टॉपिक है। पहले हम पढ़ लें कंबाइंड मूवमेंट क्या होती है। तो कंबाइंड मूवमेंट हमारी क्या होती है कि कपल और नॉन कपल, ये वाले कपल और नॉन कपल मूवमेंट दोनों मिल के क्या बहुत सारे प्लेन्स की मूवमेंट एक मूवमेंट परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों की स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्शन में है, ठीक है, आप खुद परफॉर्म करके देखें, आपकी सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्शन में है, फिर आप उसको क्या करते हैं, साइड बेंड करते हैं, साइड बेंड करते हैं, फिर आपको राइट रोटेशन करवाते हैं। तो ये क्या होती है कि आपकी रोटेशन सही नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है कि सेम साइड पे जब मूवमेंट होती है तो हमारे पास क्या होती है, सर्वाइकल स्पाइन में हमारी सेम साइड पे जब मूवमेंट होती है तो मूवमेंट सही नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि ये मूवमेंट सही नहीं होती, तो ये हमारे पास नॉन कपल्ड मूवमेंट है। बट अगर हम लोग जिस अगर दो तीन मूवमेंट मिला के करते हैं और अगर हमारे पास स्मूथली मूवमेंट परफॉर्म हो जाती है तो वो हमारे पास क्या होता है, कपल्ड मूवमेंट होती है। उसके बाद एक छोटी सी बात बतानी थी, एंड फील आपको कैसे कि आप ना खुद अभी अगर परफॉर्म करें तो, क्योंकि परफॉर्मेंस जब तक नहीं होती तब तक आपको नहीं पता चलता। अभी आप परफॉर्म करें, पहले ना अपने शोल्डर को फ्लेक्स करें, फिर उसको क्या करें, एक्सटर्नल रोटेट करें। बट अपने पाल्पेशन साथ करनी है, आपने दूसरे हाथ से अपने जॉइंट के ऊपर हाथ रखना है और फिर आपने फ्लेक्शन करनी है, फ्लेक्शन के बाद आपने एक्सटेंशन करनी है। और एक वक्त ऐसा है कि जब आप फील करोगे वहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट भी फील करोगे और एंड फील भी वहाँ पे आप लोग फील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये था कि हम लोग ये कंबाइंड मूवमेंट और ये मूवमेंट करवाते हैं। फिर उसके बाद हमारे क्या होता है, जब हम लोग मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं पेशेंट से, तो पेशेंट क्या करता है, एक वक्त तक कहता है कि यहाँ तक मैं मूव करता हूँ तो मुझे पेन होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मेरी पेन कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि देखिए एक एक जगह तक मूव कर रहा है, वहाँ तक पेन हो रही है, बट उसके बाद क्या होता है, वो पेन ख़त्म हो जाती है। इसमें ऐसे होता है कि एक ख़ास जगह तक दर्द होती है, तो उसके बाद ख़त्म हो जाने का ये होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं या हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो किसी भी हार्ड स्ट्रक्चर्स के दरमियान में दब जाते हैं, स्क्वीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको एक जगह तक पेन होती है, लेकिन बाद में जब वो दोबारा वो पॉइंट क्या होंगे, वो ख़त्म होंगे, उनके दरमियान से हार्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे और जो सॉफ्ट टिश्यू है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, तो पेन ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास पेनफुल आर्क होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैप्सूलर पैटर्न। तो कैप्सूलर पैटर्न क्या होता है, किसी भी कैप्सूल के अंदर डिफॉर्मिटी हो जाना। कैप्सूल ये होता है कि हमारी ये बोन है, इसके साथ कैप्सूल है, इसके अंदर शॉर्टनिंग हो जाए या इसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाए तो ऐसा होता है कि हमारी बोन की मूवमेंट कम हो जाती है, हमारी बोन पूरी मूव नहीं कर सकती, मतलब हमारी बोन हाइपोमोबाइल हो जाती है, ठीक है। इसमें क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, दो बोन्स के दरमियान में प्रोटेक्शन होती है ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो। तो इसलिए हमें हमारा कैप्सूल जब हो जाता है, हमारा कैप्सूल जब डिफॉर्म हो जाता है तो हमारी मूवमेंट भी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये किसी भी वजह से हो सकता है कि कैप्सूल किसी ट्रॉमा की वजह से कैप्सूल शॉर्टन हो जाए या कोई भी कंडीशन हो, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, तब हो जाता है, कैप्सूलर शॉर्टनिंग हो जाती है। और काफ़ी और भी लेजन वगैरह, लोकलाइज लेजन हो जाए कैप्सूल में, तब हो सकता है। कौन कौन से नंबर 1 पे क्या हो जाता है कि या तो इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई भी ट्रॉमा हो जाए और उसके बाद कैप्सूलर लेजन हो जाए और जिसकी वजह से कैप्सूल शॉर्टन हो जाता है और वहाँ पे मोबिलिटी कम हो जाती है। ओके, ये हम लोगों ने ये इसमें जब हम लोग एक्टिव और पैसिव मूवमेंट, रेटोरिक मूवमेंट करवा रहे हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें पता चलती है। नंबर 1 कि
कि ये पेनफुल आर्क है या दूसरा कैप्सूलर पैटर्न है, क्या मसल्स और हार्ड स्ट्रक्चर्स के दरमियान में स्क्वीज़ हो जाते हैं या कोई भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर स्क्वीज़ हो जाता है, या फिर हमारा जो कैप्सूल है हार्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्या उसमें कोई डिफॉर्मिटी है या क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, रेटोरिक मूवमेंट, टेस्टिंग रेटोरिक मूवमेंट। तो टेस्टिंग रेटोरिक मूवमेंट क्या है, टेस्टिंग रेटोरिक मूवमेंट क्या है हमारे पास कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी आंख से, एक हमारे पास पेशेंट आया, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे बैठ रहा है, वो कैसे देख रहा है, वो उसकी कंडीशन क्या है, अपनी आंख से उसको देखना कि क्या इस पेशेंट को क्या है। उसको ये बताने से पहले आपने उसको टोटली पूरा असेस करना है, उसको देखना है ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें क्या मसला है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे अगर उसकी स्पाइन में कोई मसला है तो हम लोग पहले नॉर्मल मूवमेंट में क्या होता है कि वो स्पाइन जो है हमारी स्मूथली मूव करती है, बट जब अगर हमारे पेशेंट में स्पाइन का कोई मसला है तो वो जब मूव करता है तो शार्प एंड होता है, बहुत जल्दी शार्पली क्या होता है वो उसको मूव कर देता है स्पाइन को, उसको वो क्या करता है कि स्पाइन, इससे हमें पता चलता है कि स्पाइनल जो इतनी जल्दी मूवमेंट हुई है ना, इतनी अजीब तरीके से बहुत जल्दी मूवमेंट हुई है, उसमें यह है कि इसमें स्पाइन में कोई एनॉमली है या कोई डिसफंक्शन है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें ये है कि इसमें हम लोग ये फॉर एग्जांपल क्या एक्टिव मूवमेंट हम लोग करवाते हैं सर्वाइकल स्पाइन की, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट हम लोग करवाते हैं तो हमें पता चलता है लोकलाइज लेजन को देखने के लिए किसी लोकल एरिया में, ये तो है ना हमने पूरी स्पाइन की मूवमेंट करवाई है तो हमें पता चल गया कि एब्रप्ट उसने चेंजिंग आई है स्पाइन में तो उसको, लेकिन अब हमें मीन्स कि इसकी ना सर्वाइकल स्पाइन में कोई मसला है क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन जल्दी से मूवमेंट उसने परफॉर्म कर दी। सो अब सर्वाइकल स्पाइन में तो इतने वर्टिब्राज हैं, 7 वर्टिब्राज हैं। अब तो हमें नहीं पता कि 7 वर्टिब्राज में से किस वर्टिब्रा पे, क्योंकि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारा स्पाइन का, इसीलिए उसको लोकलाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए सारा देखना पड़ता है कि इसके कौन से एरिया में, लोकलाइज एरिया में कहाँ पे पेन है, कहाँ पे इसका कोई भी डिसफंक्शन है, कहाँ पे, क्योंकि हम एक स्पाइन को ठीक करने के लिए पूरी स्पाइन को तो नहीं टेस्ट कर सकते, इसीलिए हम अब एक स्पाइन के किसी एक एरिया को स्पाइनल हमने पढ़ा था कि मोशन सेगमेंट पढ़ा था जिसमें 3 वर्टिब्रा मिलके एक मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसकी लोकलाइज और एक्टिव मूवमेंट करवाएंगे। अगर वो एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, एक्टिव मूवमेंट में कर रहा है फ्लैक्शन, ठीक है, पेनफुल एक्टिव फ्लैक्शन कर रहा है सर्वाइकल स्पाइन की, ठीक है, एक्टिव फ्लैक्शन करता है तो वहाँ पे पेन होती है उसको, तो हम लोग क्या करवाएंगे उसको ना, साथ ही कहेंगे कि आप ना उसकी एक्सटेंशन करो। जब वो एक्सटेंशन करता है तो उसको पेन नहीं होती, इसका मतलब है कि उसकी अपर सर्वाइकल स्पाइन में ही डिसफंक्शन है, जो क्या है हमारे पास इसमें है, जब वो फ्लेक्शन करवा रहा होता है वहीं पे पेन हो रही है, तो वही हमारा पॉइंट है जिसको हमने ट्रीट करना है। और उसके बाद जैसा मुमकिन हो सके हम लोगों ने उसको पैसिव ओवर प्रेशर देते रहना है, पैसिव ओवर प्रेशर देते रहेंगे जॉइंट के ऊपर या उसके ऊपर स्पाइन के ऊपर जब तक उसको रिलैक्स फील नहीं होता। ये हमारे पास क्या था, कैसे टेस्ट रेटोरिक मूवमेंट में अब हम लोग क्या कहते हैं, लोकलाइजेशन टेस्ट क्या होता है कि पिन पॉइंट, पीछे भी हम यही कोई इसमें लोकलाइजेशन में रेटोरिक मूवमेंट में यही बताया कि हम पूरी स्पाइन को तो ट्रीट नहीं करते, लेकिन जिस पॉइंट पे पेशेंट को डिसफंक्शन है या जिस जगह पे एनॉमली है, जिस जगह पे उसको पेन हो रही है या जिस जगह पे भी उसको प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना है हमने। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोकलाइजेशन टेस्ट करवाते हैं। लोकलाइजेशन टेस्ट में ये होता है कि हम लोग एक पिन पॉइंट जो होता है जहाँ पे उसको पेन हो रही है उसके पेन को या तो एलिवेट करवाते हैं या क्या करते हैं, प्रोवोक करवाते हैं। तभी हमें पता चलता है जब हम लोग उस पॉइंट को दबाते हैं या जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे उसको पेन हो रही है, तो हमारा पिन पॉइंट हमें मिल गया कि पेशेंट के इस वर्टिब्रा में पेन है और हमने इस वर्टिब्रा को टेस्ट करना है। जैसे प्रोवोकेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन करवाते हैं, कंप्रेशन, और दूसरा हम लोग क्या करवाते हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी मूवमेंट करवाते हैं जिस तरह उसको सिम्टम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो सिम्टम्स प्रोवोकिंग डायरेक्शन और कंप्रेशन करवाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रोवोकेशन टेस्ट होता है। और दूसरा अगर हम लोग ट्रैक्शन करवाते हैं और पर्सन को रिलीव आ जाता है, पर्सन को आराम हो जाता है उस डायरेक्शन में, तो ये क्या मतलब है कि हमारे दोनों टेस्ट पॉजिटिव हैं, इसी पर्सन को यहीं पर प्रॉब्लम है। जो अगर हम लोग हम कंप्रेशन करते हैं और जो उसके पर्सन के जो सिम्टम्स हैं वो एलिवेट होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। ये क्या है, हमारे पास प्रोवोकेशन टेस्ट है। दूसरा हम लोग उसी जगह पे हम लोग ट्रैक्शन देते हैं और पर्सन रिलैक्स फील करता है, उसकी पेन कम हो जाती है,
तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, ये मतलब एलिविएशन टेस्ट होता है। और नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है आपकी स्प्रिंगिंग टेस्ट की एग्जांपल दी हुई है। स्प्रिंगिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंगिंग टेस्ट में हम लोग वर्टिब्रा को, कोई भी वर्टिब्रा उसको हम लोग वेंट्रली मतलब एंटीरियरली और क्रेनियली ऊपर की तरफ, वेंट्रली ऊपर से पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे दबाते हैं ऊपर के नीचे। आप मतलब अगर वो प्रोन में लेटा हुआ है, प्रोन पोजीशन में, तो हम लोग उसको एंटीरियरली वर्टिब्रा को और आगे की तरफ, किससे, एंटीरियरली और आगे की तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है, अगर उसके उसमें उसकी ये मोशन करने से, ये मूवमेंट करने से अगर उसके सिम्टम जो हैं वो प्रोवोक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोवोकेशन टेस्ट है वो पॉजिटिव है। पेशेंट को जो पेन है वो इसी वजह से है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग, नेक्स्ट वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आर्टिकुलर और ये पढ़ेंगे, मसल शॉर्टनिंग टू मसल स्पैज़म, और लास्ट 2-3 टॉपिक पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ। ये वाला एक दफ़ा आप बुक से पढ़ लें, जो चीज़ आपको नहीं समझ आती है वो मुझे आप बता दें। और इसमें एक और आपकी एग्जांपल बताई हुई है कि अगर पेशेंट कहता है कि मुझे लेफ़्ट रोटेशन जब मैं करता हूँ, राइट रोटेशन जब करता हूँ तो पेन होती है, जब लेफ़्ट करती हूँ तो वो पेन नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रोवोकेशन टेस्ट करवाते हैं, उसको लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं, और प्रोवोकेशन टेस्ट में ही हमारी पेन कम होती है। हम जिस तरफ पेन हो रही है उसी तरफ उसकी मूवमेंट करवाएंगे ताकि पेशेंट की पेन कम हो, वो रिलैक्स फील करे। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा, और जो चीज़ नहीं समझ आई काइंडली कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे, ताकि मैं वो आपको बता सकूँ।